प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। ठीक दुनिया की उम्मीदों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की जमीन से दुनिया को संदेश दिया कि तरक्की, विकास, शांति चाहिए तो जंग से दूरी रखनी होगी। विवाद या मसले का हल बातचीत से ही निकलेगा। मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, वहां युद्ध का कोई स्थान नहीं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूक्रेन में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, यूक्रेन की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ, यूक्रेन का वाणिज्य व्यापार बाधित हुआ। यूक्रेन चाहता तो है कि युद्ध विराम पर समझौता हो, मगर रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं। रूस की शर्त यह है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता त्याग दे। दोनों में से कोई किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बातचीत की मेज पर बैठने की सूरत बने भी तो कैसे? यही सबसे मुश्किल सवाल है। भारत के लिए भी बातचीत का रास्ता निकालना आसान नहीं है, मगर प्रधानमंत्री मोदी की दोनों देशों की बारी बारी से यात्रा और युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील से विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उम्मीद की जाती है कि रूस और यूक्रेन थोड़ा लचीला रुख अपनाएंगे, समझौते के लिए बीच के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की धरती से भी शांति का संदेश दिया है। पहला संदेश, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, वहां युद्ध का स्थान नहीं है। संदेश नंबर 2, किसी भी जंग में बच्चों की मौत को स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा संदेश, मानवीय सहायता के लिए हम हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े हैं। संदेश नंबर 4, हम यूक्रेन में शांति की कामना करते हैं। संदेश नंबर 5, भारतीय छात्रों से सावधान रहने की उन्होंने अपील की है। और छठा संदेश, भारत के लिए क्षेत्रीय अखंडता सबसे जरूरी है। वहीं सातवां, बापू की प्रतिमा पूरी दुनिया को उम्मीद देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रूस पहुंचे थे। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का यह दौरा सामने आया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त ध्रुव विरोधी रहे दोनों देशों के अगर सबसे करीब कोई है तो वो भारत है। उधर 3 मोर्चों पर भारत की इसके जरिए नज़र है। पहला, भारत को यूरोप की शांति की पहल में शामिल कर देना। दूसरा, वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल में भारत की सक्रियता को प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए एक विस्तार दे रहे हैं। और तीसरा, यूक्रेन भारत के कूटनीतिक रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लाने की कोशिश प्रधानमंत्री की इसके जरिए है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन की तरफ से बड़े सवाल उठाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। सुनते हैं क्या कुछ कहा। आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एथेंस की इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है।
दो खास मेहमान हमारे साथ यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद है और उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन क्यों पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रूस क्यों पहुंचे थे, क्या उस सब के पीछे कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं और जिन्हें जोड़ा जाना जरूरी हो। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, आप दोनों मेरे साथ जुड़े। कर्नल सिरोही, पहला सवाल आपसे मैं यहां पर रखना चाहूंगा, क्या इस प्रधानमंत्री के दौरे को जो उन्होंने रूस का किया और जो अब यूक्रेन का किया, मैं शायद शब्द ना चुन पा रहा हूं, आप बेहतर शब्द रखकर अपनी बात पूरी कर देंगे, क्या मैं इसे ट्रैक टू टाइप डिप्लोमेसी कह सकता हूं, बिहाइंड द सीन जो बातचीत हो रही है? क्योंकि जब दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं, नाटो क्योंकि यूक्रेन की तरफ से है वो रूस से बात नहीं कर रहा है, चीन जो रूस के साथ है वो यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, तो भारत ही एक अकेला ऐसा देश दिखाई पड़ता है जो दोनों के ही नजदीक है, दोनों से ही बात कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कूटनीतिक हलकों में या कूटनीतिक तरीकों से ये भारत से अनुरोध किया गया है कि इस बातचीत, इस नजदीकी को लाने की टेबल तक कोशिश वही करें? राजीव जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और ये जो आपका सवाल है ये अहम सवाल है और इसके बारे में मेरे को लगता है कि हर आदमी की दिमाग में यही चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जून में इटली में जब G7 समिट हुआ था, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की थी और बात ही नहीं की थी, उनको गले लगा के मुलाकात की थी। उसके बाद जाते हैं जुलाई में, 8-9 जुलाई को रशिया जाते हैं, वहाँ जो है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है गले लगा के मुलाकात होती है। और अब जब अगस्त में यूक्रेन जाते हैं तो फिर जेलेंस्की से गले। तो मेरा ख्याल दुनिया में एक ही ऐसा नेता है उस स्तर का, उस स्टेटस का, जो दोनों लड़ने वाले लोगों के साथ गले लग के मिलता है। ये इतनी आसान चीज नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और इसमें मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को मुबारकबाद देता हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि दो लड़ने वाले लोगों के साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री गले लग के मिलता है। दैट इज नंबर वन। नंबर दूसरी चीज, जब रशिया गए थे तो वहां पे भी मोदी जी ने पुतिन के सामने, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही बच्चों के हॉस्पिटल में रशियन मिसाइल ने अटैक किया था जिसमें काफी बच्चे मारे गए थे, उसका जिक्र किया था कि ये जो है बच्चों को जब मौत होती है, बच्चों को जब मरते हुए देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ये पुतिन के सामने उनके मुंह पे कहा था। और वही बात जब अब यहाँ पे यूक्रेन में आ रहे हैं तो मुझे लगता है जो आप ये बोल रहे हैं बैक डोर, जो ट्रैक टू जो ये चल रही है वार्तालाप, ये बिल्कुल चल रही है। इसमें मोदी जी ने जो पुतिन जी से बात करी है उनके विचार समझे हैं, अब वही विचारों को लेके यूक्रेन में गए हैं, जेलेंस्की के विचार समझे हैं और अब दोनों के विचार सुनने के बाद मोदी जी ने कोई ना कोई दोनों को प्रपोजल ऐसा दिया होगा। और मुझे उम्मीद है कि इनकी जो विजिट है यूक्रेन की वो बायलैटरल रिलेशंस में तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन अगर लड़ाई के लिए मैं बता रहा हूं अगर एक किरण दिखाई दे रही है तो मोदी जी की इस विजिट से दिखाई दे रही है। और मुझे पक्का यकीन है कि इस मोदी जी की विजिट से, दोनों देशों की विजिट से, इसका जंग का कोई ना कोई हल निकलेगा और जल्दी ही हम देखेंगे कि ये जंग बंद हो जाएगी। राजीव जी। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या वाकई आप भी वही समझते हैं जो कर्नल संजीत सिरोही कह रहे हैं मेरे सवाल के जवाब में? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि भारत अब केवल अकेला ऐसा देश बचा है जो इस तल्खी को हाथ मिलाने तक ला सकता है, चीजों को खत्म कर सकता है? मेजर शाह जी, राजीव जी, कर्नल सिरोही साहब ने बिल्कुल बखूबी सटीक तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाया। बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% 100% सहमत हूँ। देखिए 30 साल तकरीबन हुए हैं जब यूएसएसआर बिखरा और यूक्रेन एक सोवरेन नेशन फॉर्म हुआ। 30 साल में हिंदुस्तान से कोई प्रधानमंत्री गया नहीं यूक्रेन आज तक। अब ये पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तानी तरफ से जो गए यूक्रेन, पहली बात तो। इसके अलावा जब अगस्त में शुरुआत में, ये भी अगस्त ही है वैसे, अगस्त की शुरुआत में जब यूक्रेन ने एंटर किया था रूस के अंदर और 1250 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी सीज कर दी थी रशियन सीज, तब से पहले अंतरराष्ट्रीय लीडर है जो कि
यूक्रेन गए हैं। उसके बाद ये अभी हाल ही में हुआ है जब यूक्रेन ने हमले किया। अच्छा, जैसे कि कर्नल सिरोही साहब ने बताया कि जून में, जैसे लास्ट ईयर तो हमने G20 होस्ट किया था, फिर जब इटली में इस साल जब वो जो नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जेलेंस्की साहब गले मिले थे उस टाइम पे, ठीक है। जुलाई में जब वो रूस गए तो जाहिर सी बात है, आप कोई आपका कोई मेहमान नवाजी कर रहा है, कोई मेजबान होगा तो आप उसके गले मिलेंगे। तो प्रेसिडेंट पुतिन से भी गले मिले, तब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने फ्राउन किया था। उन्होंने बड़ा खुश नहीं थे वो, उन्होंने बोला। आपने वाकई वो बात याद दिला दी जो मैं आगे चर्चा के बीच में लाऊंगा जरूर। अभी आप इस बात के साथ अपना जवाब पूरा करें। आपने बहुत खास पॉइंट पर इशारा किया मेजर शाह जी। तो भारत वाकई में एक ऐसा अनोखा देश है जो दोनों पार्टियों से, दोनों वॉरिंग पार्टी से, रूस से भी, यूक्रेन से भी गले, हाथ नहीं मिलाता, गले मिलता है। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला है कि जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने न्योता दिया जेलेंस्की साहब को, उन्होंने कहा मैं इस महान देश, ग्रेट नेशन, ये उनके अल्फाज थे, मैं इस महान मुल्क में जरूर आऊंगा। तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल पीस ब्रोकर का काम कर सकता है। हमने ये लेबनान में किया है, हमने ये सूडान में किया है, हमने कांगो में किया है, हमने यही काम श्रीलंका में किया है, हमने ये काम हर जगह किया है। हमने बड़े बखूबी तरीके से ऑपरेशन गंगा भी चलाया, हमने बखूबी तरीके से अफगानिस्तान से, जब तालिबान आई सरकार 15 अगस्त के टाइम में 2-3 साल पहले, हम केवल हिंदुस्तानी ही नहीं, बाहर के नागरिक को भी लेकर, जब बांग्लादेश में क्राइसिस आया अभी पिछले महीने, अभी शुरुआत में, तो हमने बांग्लादेश से भी हम अपने नागरिक नहीं, बाकी नागरिक भी लेकर आए हैं। तो हिंदुस्तान ने हमेशा शांति को बढ़ावा दिया है, और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है अहम पूरी दुनिया में। अमेरिका सुपर पावर होके, अमेरिका रूस नहीं सुनेगा अमेरिका की बात, वो यूके भी रूस नहीं सुनेगा। हाँ, अगर ढूंढने भी जाओ कोई ऐसा मुल्क अगर दिखेगा, वो केवल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा होगा और कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारे ताल्लुकात, फॉरेन पॉलिसी, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही फाइन लाइन तय करनी है, ताकि उनको वो डिप्लोमेटिक, उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक टाइट रोप फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, कि वो कीव और मॉस्को के बीच में, कि वो एक बैलेंस बना के चले। और क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की भी अहम भूमिका थी जब ये युद्ध शुरू हुआ था। हमको याद है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, सीज फायर होता नहीं है, युद्ध कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया गया था, युद्ध कुछ टाइम के लिए रुका था। आप देखिए, हिंदुस्तान की एक तरफ दोस्ती भी है, हम इजराइल से भी, और हमारी फलस्तीन से भी है। इजराइल मतलब हिंदुस्तान की ईरान से भी है। तो हम अच्छे ताल्लुकात मेंटेन कर रखे हैं हर एक से। केवल चीन और पाकिस्तान 2 वाहिद मुल्क है। बाकी हमने, बल्कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई, हमने मान्यता नहीं दी, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे कुछ। चीन और पाकिस्तान आपने कहा 2 वाहिद मुल्क हैं, आपने इशारा किया एक में डेमोक्रेसी है नहीं, और एक में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है ये वहां के ही लोग नहीं जानते हैं। कर्नल सिरोही बहुत अच्छे पॉइंट पर ले गए अभी इस चीज को समझने के दौरान मेजर शाह। उन्होंने जिक्र किया व्लादिमीर पुतिन से गले मिलने के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की के उस बयान का जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री के गले मिलने पर ऐतराज किया था। आज उसी जेलेंस्की से प्रधानमंत्री उसी के देश में गले मिल रहे हैं। क्या ये हालात को हल्का करेगा? और हम सभी जानते हैं, क्योंकि आप फॉरेन मैटर्स को नज़दीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत उतना एग्रेसिव नहीं रहा इस टसल, इस वॉर के बीच में, जितना अपने बयानों में भारत के स्टैंड को लेकर यूक्रेन, उसके ऑफिशियल, उसके मिनिस्टर या उसके राष्ट्रपति रहे हैं। सर सिरोही साहब। राजीव जी, जो मेजर मोहम्मद अली शाह ने जो पॉइंट रेज किया है वो बहुत सही पॉइंट है, और आप उस वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं भी उसको यूज नहीं करूंगा, मैं भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। उस समय जेलेंस्की साहब की अगर आप साइकोलॉजिकल हालत देखो तो खराब थी, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचे रशिया में, उससे एक दिन पहले या उसी दिन जो है उनके बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ था, और उसमें जो है काफी बच्चे मारे गए थे। तो मेरा ख्याल लगता है वो स्टेट ऑफ माइंड था उनका, जेलेंस्की का, और वो अपना जो कहते हैं जी हिंदी में, अपनी भड़ास निकाल रहे थे ये कह के कि मोदी जी जो एक मर्डर के साथ गले मिल रहे हैं। और या जेलेंस्की ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मोदी जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल लीडर के तौर पर स्टैब्लिश हो गए हैं, वो पुतिन के साथ खड़े हो जाएंगे, इससे कहीं उनका स्टैंड कमजोर होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो
ये तो नहीं मैं मान सकता कि उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जब मोदी जी रशिया जाएंगे तो वो पुतिन के गले नहीं लगे, क्योंकि मोदी जी का अगर आप ये देखो तो मोदी जी की एक खास बात है, मेरा ख्याल दुनिया में एक ही ऐसा नेशनल लीडर है जो हर देश के हम्म। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हो, सबसे गले मिलते हैं। और गरम, एक गले मिलना होता है नॉर्मल फॉर्मेलिटी का, एक होता है गरम जोशी का। जी। और जब वो किसी से मिलते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है वो कितने गरम जोशी से मिलते हैं। और अब ये हाल है कि जब वो किसी भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं तो वर्ल्ड लीडर भी उतनी ही गरम जोशी दिखाता है, मतलब मिररिंग इफेक्ट होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज का। तो ये तो मैं नहीं मानता हूं कि वो जो वहां गए थे तो जेलेंस्की को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ये हमला होने के बाद, बच्चे मरने के बाद भी वो उनसे नहीं गए। लेकिन हाँ, मैं जैसे बताया कि जेलेंस्की साहब को उस समय बुरा लगा होगा, किसी को भी बुरा लगेगा कि हमारे देश के तो बच्चे मर रहे हैं और इस आदमी, जो ये आदमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और इसी आदमी से एक इतने बड़े देश का, जो कि शांति का प्रतीक है हमारा देश, उसका प्रधानमंत्री उसके साथ जाके गले मिल रहा है। ये उस समय की उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी। लेकिन अभी अगर आप इसको देखें कि जिस तरीके से गरम जोशी से जेलेंस्की अब मिल रहे हैं मोदी जी से, बल्कि उनको जो है इनवाइट किया है कि आप जो हमारे पार्लियामेंट में आके जो है आप हमारे संबोधित करो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। और यहां तक भी उन्होंने उम्मीद दिखाई है, सुनने में आया है कि वो ये चाहते हैं कि जो सेकंड पीस समिट हो, अभी पहला पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुआ था, जब भी सेकंड पीस समिट हो वो पीस समिट ग्लोबल साउथ के किसी भी कंट्री में हो, उसका इशारा भारत की तरफ था। क्योंकि उनको पता है कि भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, हमेशा शांति का संदेश उन्होंने दिया। और जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने बताया, दुनिया में सिर्फ दो कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, बाकी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे ना हो। राजीव जी। वाकई आपने कहा ताल्लुकात अच्छे ना हो, लेकिन ये तलवार की धार पर चलने जैसी बात जो मेजर मोहम्मद अली शाह ने सामने रखी। मेजर शाह, आपको लगता है, सवाल बहुत सिंपल सा आपके सामने रखूंगा, गले मिले हैं, क्या दिल भी मिल गया? बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, गले तब मिले जाते हैं जब दिल मिलते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमारे गले भी मिले और दिल भी मिले, रूस से भी और यूक्रेन से भी और इजराइल से भी, ईरान से भी। हमारे ताल्लुकात सबसे बड़े अच्छे हैं। और बात ऐसी, जब ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं ना दोनों पार्टी से, वही एक वाहिद इंसान या मुल्क या वही एक इंडिविजुअल पार्टी होती है जो इनकी सुलह करा सकती है, और कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं। दो पार्टियां लड़ रही हैं, दो पार्टी लड़ रही हैं, और अगर मैं दोनों से कम्युनिकेशन रखूं, दोनों से अच्छे रिश्ते रखूं, दोनों के साथ, दोनों की मेरी इज्जत करें, दोनों मेरी बात माने, तो मैं इनको किसी तरीके से, किसी तरह से टेबल पे ला सकता हूं। अगर मैं एक पार्टी का ही पक्ष रखूं, वन साइडेड ओनली, तो फिर मैं वन साइड होऊंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। यहां पे हिंदुस्तान की जो इज्जत है, जो रुतबा है, अब भारत, अब हिंदुस्तान का नाम लीजिए, उसके नाम से ही कैरिश्मा जाता है दुनिया में, लार्जर देन लाइफ। प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब ने बोला महान मुल्क, मैं जरूर आऊंगा। तो बेसिकली ये दर्शाता है आज की तारीख में हिंदुस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए। मैं अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मैं गया था अजरबैजान, वहां से न्योता आया था एक स्पीकर का, वहां पे एक स्पीकिंग असाइनमेंट के लिए गया था मैं। वहां पे जो इज्जत थी इंडियन पासपोर्ट की, केवल वहां के नेशनल्स ही नहीं, जो बाहर के भी लोग थे एयरपोर्ट पे, मैं खुद देखा है, इंडियन पासपोर्ट खुद आकर सेल्फी भी खिंचाई है, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम ऐसा हो गया है, ऐसे स्तर पे है कि दुनिया आज की तारीख में औ में रहती है हिंदुस्तान से। क्या तो मोदी जी और व्लादिमीर जेलेंस्की के गले मिलने के साथ दिल मिल गए उन लोगों के? जो तलखी थी वो खत्म हुई जेलेंस्की की? आपको क्या लगा जेस्चर्स जो देखे आपने? देखिए, लोग कहते हैं कि वो फ्राउन कर रहे थे जब गले मिल रहे थे, तो मगर एक तरीका ये भी है, लोग बोला कि धूप बहुत थी तो इसलिए फ्राउन कर रहे होंगे, तो मगर दिल मिले होंगे 100%। जो गिला शिकवा थी, जैसे कि कर्नल सिरोही साहब ने बताया, क्योंकि जब वो रूस गए थे 6 हफ्ते पहले, तब रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल के बच्चों के अस्पताल पे हमला किया था। और बच्चों के अस्पताल पे हमला होना बहुत, किसी को भी मंजूर नहीं होगा, चाहे रूस हो, चाहे हिंदुस्तान हो, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, चाहे कहीं पे भी हो, किसी को मंजूर नहीं होगा। किसी के भी अगर मुल्क से लोगों का खात्मा होता है, मरते हैं लोग, मंजूर नहीं होगा।
तो मेंटल स्टेबिलिटी उस टाइम पे डिस्टर्ब रही होगी। तो बिल्कुल कि भाई कैसे कर दिया। तो एक्स फॉर्मली ट्विटर पे जो लिखा रिमार्क, तो वो एक पॉजिटिव रिमार्क नहीं था। लेकिन अब जब वो, पहली बात तो ये है, जब वो मुल्क में ही गए तो जाहिर सी बात है, और ऑब्वियस, तो जाहिर सी बात है, ये तो वही बात होगी ना कि मैं किसी के घर जाऊं और चाय तो दूर की बात, पानी भी ना पीऊं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप किसी के घर जाएं तो चाय तो एक कप पी के आते हैं अनुमान तौर पे। तो बस यही वही बात होगी। अब डिप्लोमेसी में आप जा रहे हैं, गले तो मिलेंगे, और खास तौर से जिस गर्म जोशी से हमारे प्रधानमंत्री साहब मिलते हैं, जैसे कि कर्नल सरोज साहब ने खूब बताया कि एक तो होता है हाथ मिलाना, बॉडी लैंग्वेज से ही आप पकड़ लेंगे। आप किसी से हाथ मिलाए हैं, एक ढीला हाथ शेक होता है और एक गर्म हाथ शेक होता है, और एक होता है गले मिलना, और एक होता है गर्म जोशी से गले मिलना। तो दोनों में फर्क है, बॉडी लैंग्वेज में ही फर्क है। और डिप्लोमेसी में ये सब चीजें गौर की जाती हैं, किस तरीके से हाथ मिलाया, किस तरीके से मिले, किस तरीके से मुस्कुराहट करी, वो सब छोटी तो बातें ये रिफ्लेक्ट डिप्लोमेसी में करता काम होगा कर्नल सिरोही, क्या ये रिफ्लेक्ट करता होगा इस तरीके से गले मिलना? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, गले मिले या दिल मिले की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 1971 में रूसी सहयोग को भारत अब तक नहीं भूला है और शायद आगे कभी भूले भी नहीं। ये टेस्टेड फ्रेंडशिप है भारत और रूस की, जिन्होंने बुरे हालात में रूस के उस सहयोग को देखा है जो सहयोग अमूमन दिखता नहीं है।